नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। और जो आज का सेशन होने वाला है ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओनली यही सेशन आप लोगों के कम से कम 20 से 22 नंबर कवर कर लेगा, तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, जिसमें हम जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। हर वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको बता दें कि हमने M1, M2, M3, M4 इन चारों की ही आप लोगों को मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दी है। कैसे देखना है, तो इसके लिए आपको आना है चैनल पे। यहाँ पे आने के बाद वीडियोस पे क्लिक करिएगा एंड यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पॉपुलर, यहाँ पे क्लिक कीजिए। इसी में आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको M2R5 की 10 घंटे की क्लास देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका M2 कवर हो जाएगा। इसके बाद में आपको लाइव पे क्लिक करना है। लाइव पे क्लिक करते ही आप लोगों को दिखाई देगा, मैंने कल ही आप लोगों के साथ में 6 घंटे की M1R5 की क्लास की थी, तो आपका जो M1R5 है यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड इसके बाद में ऑप्शन दिया गया है पॉपुलर, पॉपुलर पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करते ही आप लोगों को दिखाई देगा कि M4R5 की यहाँ पर क्लास है और इसी में आप लोगों को यहाँ पर पाइथन की क्लास है। तो M1, M2, M3 और M4 इन चारों की मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दी है। आपका जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम है उसको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी हमारे साथ में जुड़ सकें। शबान, आर्टिस्ट, राहुल, इडियट, रीतू, राहुल, वंदिता, मोनू, राहुल, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस 9 डेज कोर्स में हम लोग जावा स्क्रिप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि भाई जावा स्क्रिप्ट है क्या। पिन कहाँ गया? हाँ, जावा स्क्रिप्ट है क्या। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। क्या है? जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार की, एक मिनट, ठीक, चलिए हम लोग बात कर रहे थे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। क्या होता है? ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। और जो जावा स्क्रिप्ट है ये इंटरप्रेटर का यूज करता है, क्योंकि जो ब्राउजर होता है ना, ये एक प्रकार का इंटरप्रेटर ही होता है जो जावा स्क्रिप्ट के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और आपके सामने आउटपुट आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जावा स्क्रिप्ट का जो कोड होता है उसको कंपाइल नहीं किया जाता है, बल्कि ब्राउजर के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है। ब्राउजर में क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट का इंजन होता है। इसी इंजन के द्वारा जावा स्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। आपने पढ़ा इसके पहले HTML। तो HTML का काम होता है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। CSS का काम होता है उसको डेकोरेट करना, प्रेजेंटेशन करना, स्टाइल करना। और जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है पेज में लॉजिक और इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। जो जावा स्क्रिप्ट है ये एक प्रकार की केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि जो इसमें चीज़ें आप लोगों को स्मॉल लेटर में दी गई हैं उन्हें आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना होता है, और जो चीज़ें कैपिटल लेटर में हैं उन्हें आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। या हम यूँ कहें, अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्मॉल लेटर में है, उसका नाम फॉर एग्जाम्पल नेम है, और आपने एक वेरिएबल और क्रिएट किया जिसमें आपने n कैपिटल कर दिया, तो इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। जावा स्क्रिप्ट एक प्रकार की डायनेमिकली टाइप्ड या कह सकते हो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। कैसी है? एक प्रकार की लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। बात करें डेवलपर के बारे में, तो जावा स्क्रिप्ट को ब्रेंडन ईच ने डेवलप किया था 1995 में। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का 9 डेज क्रैश कोर्स है जिसमें हम एक चैप्टर को रैपिड तरीके से कवर करते हैं। डिटेल चीज़ें आप लोगों को चैप्टर वाइज में पढ़ाई गई हैं जो कि बैच में अवेलेबल है। तो ब्रेंडन ईच के द्वारा जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था किस ईयर में? 1995 में। आपसे बोलेगा जावा स्क्रिप्ट का पुराना नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा जावा स्क्रिप्ट का पुराना नाम था मोचा। मोचा के बाद में इसका नाम चेंज किया गया, कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट, एंड इसके बाद में कर दिया गया जावा स्क्रिप्ट। जो जावा स्क्रिप्ट है
ये एक प्रकार की क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप किसी भी ब्राउजर पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो जावा स्क्रिप्ट है इसका जो स्टैंडर्ड है उसका नाम है इकमा स्क्रिप्ट, जिसको हम शॉर्ट में ईएस कहते हैं। आपसे बोलेगा, है ना, आपसे बोलेगा कि ये बताइए कि जावा स्क्रिप्ट और जावा क्या ये दोनों सेम है? आंसर आएगा जी नहीं। जावा स्क्रिप्ट आप लोगों की वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, जबकि जो जावा है एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि जावा स्क्रिप्ट को हम दो प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक होता है इंटरनल जावा स्क्रिप्ट और दूसरा होता है एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट। अगर आपको HTML पेज के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होगा। जो भी आपके जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो आप यहाँ पर लिख दोगे एंड इसके बाद में इसे आपको क्लोज भी करना होगा। जो ये कोड है अगर आपकी इच्छा है तो इसे आप हेड सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, अगर आपकी श्रद्धा है तो इसे आप लोग बॉडी सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई ग्लिच नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड एक अलग फाइल बनाकर रख सकते हो। मान लीजिए आपने एक फाइल क्रिएट की, फाइल का नाम रखा my.js या मैंने चेंज कर दिया my फाइल। तो जब भी आप लोग जावा स्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करोगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन रहेगा JS एंड आपने यहाँ पर क्या किया, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दिया एंड इसके बाद में इस फाइल को आपने अपने HTML पेज से लिंक कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इंटरनल JS और एक्सटर्नल JS। अब आपसे पूछेगा कि जावा स्क्रिप्ट के एप्लीकेशन क्या हैं, जावा स्क्रिप्ट का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्लास आप लोगों की लाइव है, मैं आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूँ, बीच बीच में आपके कमेंट्स को पिक करता रहूंगा। अब बात आती है कि जावा स्क्रिप्ट का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में होता है, वेबसाइट एप्लीकेशन में होता है, सर्वर साइड यानी कि जो आप लोगों का वेबसाइट का बैक एंड है उसको डेवलप करने के लिए भी हम लोग JS का यूज करते हैं, लाइक Node.js जो कि आप लोगों का बैक, है ना, जो कि आप लोगों का बैक एंड डेवलप करने में यूज होने वाला फ्रेमवर्क है जिसको जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और मोबाइल एप्लीकेशन में भी जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें HTML, CSS और JS के रिलेशनशिप के बारे में तो आप समझिए एग्जाम्पल से। जो HTML है ये क्या करता है, तो ये घर का ढांचा बनाता है, यानी कि आपने दीवारें खड़ी कर दी, ये काम कौन है, ये काम करेगा HTML। देन उसके बाद में जो आपने दीवारें खड़ी की है उस पर पेंट करना, उसमें फर्नीचर लगाना, ये काम कौन करेगा, CSS करेगा। फिर इसके बाद में आपने कहा कि भैया जब मैं स्विच को दबाऊं तो लाइट ऑन हो जाए, या फिर बटन दबाऊं तो नल से पानी आने लगे, या फिर दरवाजा लॉक हो जाए, तो जो भी आपकी इंटरेक्टिविटी चीजें होती हैं ये जावा स्क्रिप्ट के द्वारा मैनेज की जाती हैं। मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। एक बात और कि जो जावा स्क्रिप्ट है ना, जो जावा स्क्रिप्ट है इसको हम क्लाइंट साइड में भी यूज करते हैं और सर्वर साइड में भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो क्लाइंट साइड का कोड है इसे ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया और जावा स्क्रिप्ट हो गया। ये सभी कोड जो होता है ये ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, HTML, CSS ये सभी आपके ब्राउजर साइड यानी कि क्लाइंट साइड के लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद में आता है सर्वर साइड। जो सर्वर साइड का कोड होता है ये वेब सर्वर पर ही चलता है, जैसे कि PHP, पाइथन, Node.js, है ना। तो ये सभी क्या है, इनका कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसका यूज हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। लाइक मैंने लिखा x = 5, क्या लिखा हमने, x = 5। तो आप बोलोगे सर x क्या है, तो x एक प्रकार का वेरिएबल है। 5 क्या है, तो 5 एक प्रकार का लिटरल है, या हम यूँ कह सकते हैं डेटा है, या हम यूँ कह सकते हैं वैल्यू है। इक्वल क्या है, तो इक्वल एक प्रकार का ऑपरेटर है जिसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इसका काम क्या होता है, जो भी राइट साइड में डेटा होता है, जो भी राइट साइड में वैल्यू होता है, उसको लेफ्ट साइड में कॉपी करने के लिए हम लोग इक्वल
जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट है कि जो वेरिएबल होते हैं ये डायनेमिकली टाइप्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल क्रिएट किया लाइक a इज इक्वल टू 5, तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो a नाम का वेरिएबल है ये कौन सी वैल्यू को होल्ड करेगा, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, एरे, कैसा, मुझे इसको डिफाइन करने की नीड नहीं है। जब ब्राउजर के द्वारा इसको इंटरप्रिटेट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, रेंडर किया जाएगा, तो उसी टाइम पे जो इसका डेटा टाइप है वो डिफाइन कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों का डायनेमिकली टाइप्ड होता है। आपसे पूछेगा जावा स्क्रिप्ट में, है ना, आपसे पूछेगा कि ये बताओ जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कितने तरीके हैं। तो आप याद रखिएगा 3 प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है वेर, एक होता है लेट और एक होता है कॉन्स्ट। इन तीनों की सहायता से हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि तरीके कितने हैं, तो आंसर आएगा 3 तरीके हैं। फिर आपसे बोलेगा कि अगर हमारे पास ओल्ड ब्राउजर है तो ऐसे केस में कौन सा कीवर्ड अच्छे से काम करेगा वेरिएबल के रेफरेंस में। तो याद रखिएगा जो वेर कीवर्ड है ना, जब भी आप कोई वेरिएबल वेर कीवर्ड की सहायता से बनाते हो तो जो ये आपका वेरिएबल है ये पुराने ब्राउजर भी समझता है और जो आपके लेटेस्ट ब्राउजर हैं इसको भी वेर के बारे में नॉलेज होती है। बट जो आप लोगों के ओल्ड ब्राउजर हैं उनको लेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपका वेर है ये ओल्ड और नए सभी ब्राउजर पे काम करता है, जबकि जो लेट है ये ओनली आपके जो लेटेस्ट ब्राउजर हैं इन पे काम करता है। अगला पॉइंट आपसे बोलेगा वेर और लेट में अंतर क्या है। तो याद रखिए कि जो वेर है इसका जो स्कोप है वो किसी फंक्शन तक सीमित रहता है, जबकि जो लेट कीवर्ड की सहायता से हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं उनका स्कोप एक ब्लॉक तक रहता है, जिस ब्लॉक के अंदर आपने बनाया होगा वहीं तक रहता है। जबकि कॉन्स्ट की सहायता से हम लोग एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके, यानी कि कांस्टेंट रहे, फिक्स रहे, इसके लिए हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एंड यहीं पे आप लोगों को सारे डिफरेंस दिए गए हैं, यहीं से आपके एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में आता है डेटा टाइप। अब ये डेटा टाइप क्या होता है, तो डेटा टाइप का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि भाई आपका नाम क्या है, तो आपने बोला कि मेरा नाम कालू है। मैंने कहा आपकी एज कितनी है, तो आपने बोला मेरी एज 20 साल है। मैंने कहा कि आपके परसेंटेज कितने आए थे, तो आपने बोला 70.5। मैंने आपसे कहा कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आपने बोला हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आंसर हैं वो आपके अलग अलग आ रहे हैं। कभी आप न्यूमेरिक में आंसर दे रहे हो, कभी आप एक से अधिक आंसर दे रहे हो, तो इन्हीं को हम बोलते हैं डेटा का टाइप। कि भाई जो आपके पास डेटा है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर है, अनडिफाइंड है, सिंबल है, ऑब्जेक्ट है, एरे है, या फिर किस टाइप का है। तो डेटा टाइप मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यानी कि प्राइमरी, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम लोग कई बार रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंटीजर, ये आपके होते हैं प्रिमिटिव नंबर। जबकि ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन ये आपके होते हैं नॉन प्रिमिटिव, या यूं कह सकते हो रेफरेंस डेटा टाइप। एंड आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों में डिफरेंस दिया गया है। आइए बात करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप के बारे में। जो प्राइमरी डेटा टाइप होता है ना, इसको हम लोग कई बार कोर डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? कोर डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। आपसे बोलेगा इनमें से कौन सा कोर डेटा टाइप है या फिर कौन सा कोर डेटा टाइप नहीं है। तो याद रखिएगा नंबर, जैसे कि x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू 3.14, है ना, तो ये आपके कैसे हैं, तो ये आपके न्यूमेरिक डेटा हैं। इसके बाद में स्ट्रिंग, हर वो चीज जो आपको सिंगल कोट के अंदर दिखाई दे या फिर डुअल कोट के अंदर दिखाई दे उसको हम जानते हैं किसके नाम से, स्ट्रिंग के नाम से। स्ट्रिंग क्या होती है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, बुलियन, तो जो बुलियन होता है ना इसके 2 पॉसिबल वैल्यू होती हैं, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। क्या होता है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स।
तो जो आपका ट्रू और फॉल्स है ये दो वैल्यू होती हैं किसकी, बुलियन डेटा टाइप की। इसके बाद में आता है अनडिफाइंड। आपसे बोलेगा अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा आपने कोई वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया है बट आपने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेयर एक्स, ठीक है, एंड इसके बाद में हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, है ना, और ब्रैकेट के अंदर एक्स। अब चूंकि आपने वेरिएबल तो क्रिएट किया है बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और जब आप इसकी वैल्यू को एक्सेस करना चाहोगे तो आपके सामने मुंह खोल के बता देगा अनडिफाइंड, है ना। इसके बाद में आता है नल। नल का मतलब यह है कि आपने लिख दिया कि भैया वेयर एक्स इज इक्वल टू नल, यानी कि अभी एक्स के अंदर कुछ भी नहीं है बट आगे मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूंगा, ठीक है। इसके बाद में आता है बिग इंट। जब आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो तो ऐसे केस में हम लोग बिग इंट का यूज करते हैं, एंड इसके बाद में आपका आ जाता है सिंबल। तो ये हम लोगों का था प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसके बाद में आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसको हम लोग कई बार रेफरेंस डेटा टाइप के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ये आप लोगों का की और वैल्यू के पेयर में होता है। आप में से जिन लोगों ने पाइथन लैंग्वेज को पढ़ा होगा उन्होंने समझा होगा डिक्शनरी के बारे में। तो इसमें क्या होता था, की और वैल्यू के पेयर में हमारे पास वैल्यू होती थी। तो सेम वही चीज आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हो। जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यूजर। यूजर के अंदर हमने लिखा नेम की वैल्यू जॉन है, एज की वैल्यू 30 है। तो आप ये कहोगे कि जो यूजर नाम का ऑब्जेक्ट है इसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, एक है नेम और एक है एज, यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट हैं, नेम और एज। इसके बाद में आता है एरे। तो जैसे आप लोग वहां पढ़ते थे लिस्ट के बारे में, ठीक वैसे यहाँ पर होता है एरे। तो एरे का नाम क्या है, कलर्स, और जो एरे के आइटम्स हैं इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एरे के एलिमेंट को डिफाइन कर दिया। तो याद रखिएगा आपसे बोलेगा जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट के आइटम को किसमें रखा जाता है, किसमें इनक्लोज किया जाता है। तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं करली ब्रेसेस। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो करली ब्रेसेस में रखे जाते हैं, जबकि जो एरे होता है ना, जो एरे होता है इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और जो स्ट्रिंग होता है इसे हम लोग सिंगल कोट या फिर डुअल कोट के अंदर रखते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद में जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो, है ना, जब भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो जो फंक्शन का डेटा टाइप है वो भी एक प्रकार का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि कंसोल डॉट लॉग। अच्छा, आपसे पूछेगा ये बताओ कि जो डेवलपर होते हैं, अब डेवलपर क्या होते हैं, तो ऐसे पर्सन, ऐसे बंदे जो कि वेबसाइट को बनाते हैं, वेबसाइट के लिए कोडिंग करते हैं, उनको बोलते हैं डेवलपर। तो आपसे पूछेगा डेवलपर एरर को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, एरर को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिबगिंग के लिए किसका यूज करते हैं, तो आंसर आएगा कंसोल डॉट लॉग का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका आउटपुट है ये आप लोगों को यहां पर नहीं दिखाई देता है बल्कि बिहाइंड द सीन कंसोल पे दिखाई देता है। कहां पे, कंसोल पे दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएं। मेरा मतलब यह है कि जो भी आप पढ़िए वो आप मन से पढ़िए, है ना, जो भी आप पढ़िए वो आप मन से पढ़िए ताकि उसमें जब कुछ पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट रुकिए जरा, मैं करना चाह रहा हूं क्या, HTML कंपाइलर, है ना, HTML कंपाइलर। ये हमारे सामने HTML का कंपाइलर है, ठीक है, ये हमारे सामने HTML का कंपाइलर है। अगर मैं यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखूं, लाइक हमने लिखा कंसोल, है ना, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर IMM2R5, ठीक है, इसको मैंने किया रन, तो आपने देखा कि यहां पर नहीं शो कर रहा है IMM2R5। क्यों, क्योंकि जो कंसोल डॉट लॉग है ये आपको कंसोल पे आउटपुट देता है। कंसोल कहां से ओपन होगा, तो राइट क्लिक करना है, इसके बाद में इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर दिखाई देगा कंसोल। क्या दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा कंसोल।
एंड कंसोल में ही आप लोगों को आउटपुट देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, समझ गया, एक मिनट। यहाँ पे फाइल लिंक थी ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक, अभी आप देखोगे यहाँ पे जो IM M2R5 है वो आपको दिखाई देगा कंसोल पे। ये देखिए, दिखा आपको, लिख के आ चुका है IM M2R5। तो जो डेवलपर्स होते हैं वो डिबगिंग के लिए किसका यूज करते हैं? तो आंसर आएगा console.log का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो हेलो, आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हेलो। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस 9 डेज क्रैश कोर्स से जुड़ना है, जिसमें हमने एक क्लास में एक चैप्टर को अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, तो सिंपली आप लोग आइए एग्जाम जिला पे, स्टोर पे क्लिक करिए। स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाई देगा MCQ बैच M2R5, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको यहाँ बताया गया है। साथ में ही इसी में आप लोगों को 9 डेज का जो क्रैश कोर्स है उसका एक्सेस फ्री में मिल जाता है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। इसी टाइप से आप लोगों के पास सारे चैप्टर्स हैं। आपको जिस भी चैप्टर की पढ़ाई करनी है सिंपली आपको वहीं पे क्लिक करना है, हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है, एंड इसके बाद सबमिट करते हो तो आपके सामने कंटेंट आ जाता है और यहाँ पर ऑप्शन रहता है जिसको आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? जावा स्क्रिप्ट के बारे में। ठीक, ओके, इस टाइप से आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में आता है ऑपरेटर। सर ये ऑपरेटर क्या होता है, बताओ भाई, ऑपरेटर क्या होता है? तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है। क्या होता है? ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जो ये डिसाइड करता है कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 5 + 15। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? 5 + 15। आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 20। 20 ही क्यों आया? क्योंकि भैया 5 और 15 के बीच में बैठा था प्लस। प्लस ये डिसाइड कर रहा था कि भैया कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। प्लस का मतलब होता है जोड़ना। तो 15 और 5 कितना होता है? 20। तो आपके सामने आ गया 20। तो जो ये सिंबल है जो ये डिसाइड कर रहा है कि वैल्यू पे कौन सा काम करना है, वैल्यू पे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर एक प्रकार का सिंबल होता है जो वेरिएबल्स और वैल्यूज पर अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। यहां पर कई प्रकार के ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एक हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या हो जाता है? एक हो जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना, मॉडुलस, एक्सपोनेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक प्रकार के अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। इसी के बाद में आप नीचे आइएगा, दिखाई देगा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? इनका काम होता है असाइन करना। राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट में कॉपी करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे कि आपका इक्वल हो गया, हमने लिखा x = 10। इसका मतलब यह है कि 10 को x में असाइन किया जा रहा है, 10 को x में कॉपी किया जा रहा है। लिखा मैंने x + = 10, तो इसका मतलब यह है कि x में आप 10 जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आंसर आए उसे आप x में अपडेट कर दीजिए। हमने लिखा x - = 10, तो इसका मतलब है कि x में 10 को घटाना है, जो आंसर आएगा उसे x में अपडेट करना है। तो ये आप लोगों के होते हैं। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवाइड होता है। देन आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इसका काम ही है क्या? कंपेयर करना, तुलना करना। और तुलना करने पर क्या होगा? या तो बात सही होगी या तो गलत होगी। लाइक मैंने कहा कि अमन काला है ना, अमन काला है और सुमन गोरी है। तो आपने देखा यहाँ पर एक काला है एक गोरी है। क्या दोनों गोरे हैं? नहीं। क्या दोनों काले हैं? नहीं। क्या अमन काला है? हाँ। यानी कि जब आप यहाँ कंपैरिजन कर रहे हो तो यहाँ पे आंसर या तो हाँ आ रहा है या फिर ना आ रहा है। तो हाँ का मतलब होता है ट्रू और ना का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि 0 और 1। क्या हो जाता है? 0 और 1। जैसे कि आपके पास है इक्वल्स टू। क्या है? इक्वल्स टू। तो ये क्या करता है? ये चेक करता है कि भैया जो हमारे लेफ्ट में है जो हमारे राइट में है क्या दोनों बराबर हैं। अगर बराबर हैं
तो आपको मिलेगा ट्रू, अगर बराबर नहीं है तो आपको मिलेगा फॉल्स। ठीक इसी प्रकार से अब मैंने कहा कि भाई दोनों सेम है, ठीक है, बट दोनों की कास्ट एक होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू भी सेम हो, दोनों का डेटा टाइप भी सेम हो। तो जब भी हमें डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करना होता है तो ऐसे केस में हम लोग ट्रू और फॉल्स का यूज करते हैं। आपको लग रहा होगा मैं काफी स्पीड से पढ़ा रहा हूं, बिकॉज ये चीजें मैंने आपके साथ में एक एक क्लास में एक एक चीज को अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ में चैप्टर वाइज में डिस्कस किया है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछता है, तभी हमने पहले से यहां पर लिख दिया है जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि ये चेक करता है कि वैल्यू बराबर है कि नहीं, और ये चेक करता है भैया वैल्यू बराबर होनी चाहिए, साथ में उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। लाइक हमने लिखा 7 इक्वल्स टू 7, तो आप बोलोगे 7 7 के बराबर होता है, तो आपको मिलेगा ट्रू। मैंने कहा कि 7 इक्वल्स टू 7, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो ये आपका नंबर है और ये स्ट्रिंग है, बट वैल्यू सेम है, तो ऐसे केस में भी आपको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। बट आप चाहते हो कि भैया वैल्यू भी सेम हो, साथ में आपको डेटा टाइप भी चेक करना है, तो ऐसे केस में यहां पर 3 बार इक्वल लगाना पड़ेगा। तो हमने लिखा 7 इक्वल 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 7, तो आपको मिलेगा ट्रू। मैंने यहां पे कर दिया फॉर एग्जांपल 7 इक्वल 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 7, ठीक है, तो आपको मिलेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स क्यों मिलेगा? क्योंकि वैल्यू तो सेम है, बट ये इंटीजर है, ये एक न्यूमेरिक डेटा है, और ये कैसा है? तो ये एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा है। तो ऐसे केस में दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, तो ये आप लोगों का यहां से क्या हो जाएगा? हाँ, ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? स्ट्रिक्ट इक्वल। इसके बाद में आता है नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन। ये सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, इनको हम लोग कई बार रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। आपसे बोलेगा कि इनमें से कौन एक रिलेशनल ऑपरेटर है या फिर कौन सा नहीं है, तो इनकी शक्ल आप देख लीजिए, इनको पहचान लो, इन्हीं से मुलाकात आपकी एग्जाम में होगी। तो इक्वल, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल देन, लेस आर इक्वल देन, ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और थाली का नाम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। इसके बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर। कई बार क्या होता है कि आपके पास 2 या 2 से अधिक कंडीशंस होती हैं, जिनको आप मिक्स करके एक सिंगल आउटपुट चाहते हो, एक सिंगल रिजल्ट चाहते हो, तो ऐसे केस में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसमें आपके 3 प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भैया अगर आपने मुझे बुलाया शादी में, तो शादी में बुलाने के बाद एक बात ध्यान रखिए कि जो हमारे लेफ्ट और राइट में कंडीशन रहेंगी, जो हमारे अड़ोसी और पड़ोसी रहेंगे, ये हमेशा ट्रू होने चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगे तभी मैं आपको दूंगा ट्रू। क्या होगा? तभी मैं आपको दूंगा ट्रू। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स है ना, मान लो ये आपका फॉल्स है, ये ट्रू है, या फिर ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो ऐसे केस में मैं आपको दूंगा फॉल्स। अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी मैं आपको फॉल्स दूंगा। तो 100 बात की एक बात यह है कि जो एंड ऑपरेटर है, इसका सिंपल सा फंडा है कि भाई जब दोनों तरफ ट्रू आएगा तभी मैं आपको ट्रू दूंगा, बाकी केस में हमेशा आपको फॉल्स दूंगा। इसके बाद में आता है लॉजिकल और। लॉजिकल और थोड़ा सा पोलाइट टाइप का है। इसका कहना यह है कि जो मेरे लेफ्ट और राइट में है, अगर आपने मुझे बुलाया, अगर इन दोनों में से कम एक भी ट्रू है, या तो ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, या फिर ये फॉल्स हो ये ट्रू हो, या फिर दोनों ट्रू हो, तो इन तीनों ही केस में मैं आपको ट्रू दूंगा। यानी कि अगर कोई भी एक बार भी ट्रू आ रहा है तो मैं आपको ट्रू दूंगा, बट अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ऐसे केस में हम आपको फॉल्स देंगे। इसके बाद में आता है लॉजिकल नॉट। ये उल्टी खोपड़ी का है। इसका कहना यह है कि अगर ट्रू होगा तो हम इसको फॉल्स कर देंगे, अगर फॉल्स होगा तो इसको हम ट्रू कर देंगे। तो ये क्या करता है? ये रिवर्स करने का काम करता है। बिल्कुल। कौन है ये? सर M2R5 का क्लास लेकर आओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है भैया। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा चैप्टर वाइज। अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ रखा है पहले से, तो आपका जो यहाँ पर जो इसका मेन एजेंडा है वो यही है कि चीजें कम टाइम में रिवाइज हों, हर वो पॉइंट कवर किया जाए जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्यों ना वो कितना छोटा से छोटा हो। इसके बाद में आता है टर्नरी ऑपरेटर। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ना,
ये इफ इल्स का ही छोटा रूप है, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद में क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में एक्सप्रेशन 1, फिर कॉलन एक्सप्रेशन 2। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंडीशन आपने यहाँ पर दी है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, तो जो भी कंटेंट आपने, जो भी स्टेटमेंट आपने, जो भी एक्सप्रेशन आपने क्वेश्चन मार्क के बगल में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। बट अगर कंडीशन गलत हो गई तो ऐसे केस में जो कॉलन के बाद में होता है ये वाला एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल देता हूं, लाइक हमने लिखा स्टेटस इज इक्वल टू, यहां पे कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन 18, अगर ऐसा है तो एडल्ट नहीं तो माइनर। तो बताइए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एज इज इक्वल टू 17, तो क्या 17 18 या फिर 18 से ज्यादा है? नहीं, यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और आपके सामने आ जाएगा माइनर। अगर मैंने कहा कि भाई एज आपकी है 170 साल, जो कि होती ही नहीं है, बट आप यहां पर चेक करिए तो क्या 170 18 से बड़ा होता है? जी हाँ, बड़ा होता है। अब चूंकि कंडीशन सही है तो ऐसे केस में आपके सामने आ जाएगा एडल्ट। इसके बाद में आता है टाइप ऑपरेटर। इसका काम होता है चेक करना कि जो आपके पास वैल्यू है या फिर जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसका टाइप क्या है। लाइक मैंने लिखा x इज इक्वल टू 15 और मैंने कहा कि भैया टाइप ऑफ, आप मुझे बताओ x का डेटा टाइप क्या है, तो आपको मिल जाएगा नंबर। तो डेटा के टाइप को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइप ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद में आता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वैल्यू को जोड़ सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसका नाम है हेलो और एक है आपका वर्ल्ड, इनको हमें कंबाइन करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। अब चूंकि मुझे बीच में स्पेस चाहिए था तो हमने यहाँ पर स्पेस भी ऐड कर लिया है। अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ठीक है। जितनी आपकी श्रद्धा होगी वैसा आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर ऐसा करोगे तो ये चिपक के आएंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, बीच में गैप नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट। इसमें आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इफ, इसके बाद में इफ एल्स, एल्स इफ और इसके बाद में स्विच। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितना टाइम हो गया, ठीक, 4 हो गए, ठीक है। तो इफ का मतलब क्या होता है, आपने लगाया इफ, इसके बाद में कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो भी आपने यहां पर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। इसके बाद में आता है इफ एल्स। आप चाहते हो कि जब कंडीशन सही हो तो ये इनपुट आवे, ये आउटपुट आवे, और कंडीशन के गलत होने पर भी कुछ ना कुछ प्रिंट हो, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर एल्स का भी यूज करना होगा। एंड जो भी आप यहाँ पर लिखोगे वो तब एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पर ये वाला और ट्रू होने पर ये वाला एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद में आता है एल्स इफ लैडर। अब कई बार क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल, हाँ, आपके पास मल्टीपल कंडीशन होती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट होते हैं। तो ऐसे केस में आपने लगाया, पहले एक कंडीशन यहाँ पर हो गई, फिर इसके बाद में एलिफ, है ना, एल्स इफ लगा दिया आपने यहाँ पर, फिर कंडीशन दूसरी, फिर इसके बाद में एल्स इफ कंडीशन तीसरी, है ना, इसके बाद में एल्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये ट्रू नहीं होगी तो फिर इसको चेक किया जाएगा, अगर ये चेक होगी, अगर ये सही होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, अगर ये सही होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर सारे के सारे कंडीशंस गलत हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो आपने एल्स में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। इसके बाद में आता है स्विच। इसको हम लोग कई बार मेन्यू स्टेटमेंट भी कहते हैं, या कह सकते हो सिलेक्शन स्टेटमेंट। क्या कह सकते हो, मेन्यू स्टेटमेंट या फिर सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप बनाते हो केस, क्या बनाते हो, केस, कि भैया अगर केस 1 है तो ये होना चाहिए, अगर केस 2 है तो ये होना चाहिए,
अगर केस 3 है तो ये होना चाहिए। इस टाइप से आप यहाँ पर केस को डिफाइन करते हो। और सबसे लास्ट में आता है डिफॉल्ट। क्या आता है? डिफॉल्ट। अब मान लीजिए आपने स्विच के अंदर कोई वैल्यू पास की लाइक 4, अब ये 4 यहाँ पर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जब कोई केस मैच नहीं करेगा तो जो भी आपने डिफॉल्ट के अंदर लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि हर केस के स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको ब्रेक कीवर्ड का यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ब्रेक कीवर्ड का यूज करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो लाइन से सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैंने आप लोगों को एक M2R5 की फ्री वाली PDF प्रोवाइड कराई थी। आई होप कि आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया होगा। सिंपली आइए आप लोग O लेवल पे और यहीं दिखाई देगा फ्री PDF, यहाँ पे क्लिक करिए एंड यहीं पे आप लोगों को फ्री ई बुक दिखाई देगी जिसमें आपके 1 से लेकर चैप्टर 8 तक की पूरा कंटेंट कवर किया गया है बिल्कुल शॉर्ट में, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है सभी के लिए। इसके बाद में अगला जो टॉपिक आने वाला है दैट इज कॉल्ड लूप्स। अब ये लूप्स क्या होते हैं? बिल्कुल, अब ये लूप्स क्या होते हैं? तो लूप्स का उपयोग, जिसको हम लोग कई बार इटरेशन के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? लूप्स को हम लोग इटरेशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को या फिर स्टेटमेंट के ग्रुप को कई बार 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 रन करना होता है, बार बार एग्जीक्यूट करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। यहां पर आपके पास कई प्रकार के लूप होते हैं, जैसे कि पहला है फॉर लूप। जो फॉर लूप है ये सबसे ज्यादा यूज होता है एंड इसको इंप्लीमेंट करना इजी है। आपसे बोलेगा कि दिए गए लूप में से कौन सा लूप सबसे इजी होता है इंप्लीमेंट करने में, तो जो फॉर लूप होता है ये इजी होता है इंप्लीमेंट करने में। फॉर लूप का उपयोग हम तब करते हैं जब आपको पता हो कि जो स्टेटमेंट है, जो लूप है, उसको कितनी बार चलाना है ना। जब आपको ये पता हो कि भाई जो हमारे पास स्टेटमेंट हैं इनको कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो ऐसे केस में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। आपसे बोलेगा इनमें से फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले आता है फॉर कीवर्ड, इसके बाद में आता है इनिशियलाइजेशन, देन इसके बाद में सेमी कॉलन, कंडीशन, इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ये इसका सिंटेक्स होता है। एंड आपने लगाया करली ब्रेसेस, जो भी आपको कोड बार बार चलवाना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर देते हो। आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा फॉर लेट आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि लूप की शुरुआत 1 से होगी। इसके बाद में कंडीशन है कि जो ये लूप है हमें तब तक चलाना है जब तक कि आई की वैल्यू 5 के बराबर या फिर 5 से कम रहे। एंड इसके बाद हर बार आपको आई की वैल्यू में एक एक ऐड करना है। पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए। जैसे ही 6 होगा तो जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी, तो आपके सामने क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में आता है वाइल लूप। वाइल लूप का काम होता है कि जब आपको ये ना पता हो कि जो इटरेशन है वो कितनी बार चलेगा, तो ऐसे केस में हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलता रहता है, जहां कंडीशन गलत हो जाती है लूप टर्मिनेट हो जाता है। सिंटेक्स क्या होता है, इसमें क्या हो रहा था, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एक ही लाइन में हो रहा था, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर इसके बाद में आएगी कंडीशन, फिर इसके बाद में आएंगे स्टेटमेंट एंड इसके बाद में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद में आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का सिंपल फंडा है, इसका कहना यह है कि भैया हम वो लूप हैं जो कंडीशन के गलत होने पर भी कम से कम एक बार चलते हैं। आपसे पूछेगा इनमें से वो कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार चलता ही है, तो आंसर आएगा डू वाइल लूप, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा लूप 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टॉप टेस्टेड, जिसको हम लोग कई बार एंट्री कंट्रोल्ड लूप के नाम से जानते हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है बॉटम टेस्टेड, है ना, क्या होता है बॉटम टेस्टेड, या हम यूं कह सकते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। जैसे कि आपका वाइल हो गया, है ना, फॉर हो गया, ये दोनों होते हैं टॉप टेस्टेड लूप। क्यों? क्योंकि ये पहले कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन सही होती है
तभी ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। बट डू वाइल में ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद में कंडीशन को चेक किया जाता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा इनमें से वो कौन सा लूप है जो कंडीशन के गलत होने पर भी कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, तो आंसर आएगा डू वाइल। इनमें से कौन सा लूप टॉप टेस्टेड है, इनमें से कौन सा लूप बॉटम टेस्टेड है, तो ये सारे पॉइंट आपको अपने माइंड में सेट कर रखने हैं। तो ये 3 बेसिक टाइप के लूप होते हैं। इसके बाद में कुछ नए लूप जो कि जोड़े गए हैं ES 6+ वर्जन में, जो कि आप लोगों के एरे और ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। जैसे कि आपके पास एक लूप है फॉर ऑफ और एक है फॉर इन। जो फॉर ऑफ होता है ये एरे के साथ में काम किया जाता है, एरे में जितने भी एलिमेंट होंगे उतनी बार ये लूप चलता है। और जो फॉर इन है ये ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जितने इसमें ऑब्जेक्ट होंगे उतनी बार ये लूप चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फॉर ऑफ का यूज एरे के साथ में करते हैं, फॉर इन का यूज ऑब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ऑब्जेक्ट को करली ब्रेसेस में रखते हैं और एरे को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, वो है आप लोगों का लूप कंट्रोल। तो लूप को कंट्रोल करने के लिए जावा स्क्रिप्ट में आप लोगों को 2 स्टेटमेंट मिलते हैं, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। क्या होता है, एक होता है ब्रेक और एक होता है कंटिन्यू। ब्रेक क्या करता है, आपने लूप के अंदर, चाहे वो आपका फॉर लूप है, व्हाइल लूप हो, कोई भी लूप हो, अगर आपने लूप के अंदर ब्रेक का यूज किया किसी कंडीशन पे, तो जहां वो कंडीशन ट्रू हुई तुरंत के तुरंत जो लूप है वो वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। जबकि जो कंटिन्यू है इसका काम होता है करंट इटरेशन को स्किप करना। तो ये क्या करता है, लूप को टर्मिनेट करता है, जबकि ये करंट राउंड को, करंट इटरेशन को स्किप करता है। इसके बाद में लूप्स के बाद में आप लोगों का आ जाता है फंक्शन। क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन यही है कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे आप लोग पाइथन में डेफ का यूज करते हो, वैसे ही हम लोग जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, या हम यूं कह सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, जबकि दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। और यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स आपको दिया गया है, पहले आएगा फंक्शन कीवर्ड, इसके बाद में जो भी आपको फंक्शन का नाम रखना है वो, अगर आपको पैरामीटर वाला बनाना है तो यहाँ पे पैरामीटर्स, एंड इसके बाद में उसकी बॉडी आ जाएगी। ये सिंटेक्स होता है। एंड इसके साथ में हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या होता है, तो रिटर्न का काम होता है कि फंक्शन को रोकना। क्या काम होता है, फंक्शन को रोकना, और रोकने के बाद जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था वहां पर वैल्यू को लौटाना, वहां पर वैल्यू को वापस करना। एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। क्या बोलते हैं, बिना नाम वाले फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन है ना, अगर कोई फंक्शन किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं वॉइड फंक्शन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन। बट अगर कोई फंक्शन एक या एक से अधिक वैल्यू को रिटर्न कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रूटफुल फंक्शन। फंक्शन में आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एरो फंक्शन। इसमें क्या होगा, पैरामीटर्स होंगे, एंड इसके बाद में आपको लगाना होता है इक्वल, एंड इसके बाद में ग्रेटर देन, एंड इसके बाद में स्टेटमेंट। तो ये एरो फंक्शन का सिंटेक्स होता है। और जब भी हमें किसी फंक्शन को कॉल करना होता है, सिंपली हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम जो भी आपने रखा है। इसके बाद में अगर आर्गुमेंट वाला है तो यहाँ पर आपको आर्गुमेंट पास करने होते हैं। देन आप लोगों को यहाँ पर दोनों का ही सिंटेक्स दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, सिंटेक्स दिया गया है। ठीक है, इसके आगे की जो क्लास है वो आप लोगों की पेड बैच में होगी, पार्ट 2 इसका आएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में आज शाम M3R5 की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।